श्री अरविंद साहित्य संचयन। संचयन का तो पेज है 544, पर उसके अंदर रिलीजन, ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल फिलोसफी और स्पिरिचुअल थॉट, इसके ऊपर हम चर्चा करते आ रहे हैं। जिसमें फिलोसफी क्या है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। देयर इज इंडीड ए टेंडेंसी ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सक्लूसिवनेस। माइंड के अंदर एक टुकड़े को पकड़ लेना और उसको एक्सक्लूसिविटी के अंदर उसके पीछे जाना। The great integral truth of the Upanishads has already been broken into divergent schools of thought, and these are now further subdividing into still less comprehensive systems. But still, in each of these lessened provinces, there is a gain of minute or intensive searching, and on the whole, if a loss of breadth on the heights, in recompense, some extension of assimilable spiritual knowledge. And this rhythm of exchange between the spirit and the spirit illumining, the intelligence searching and arriving, and helping the lower life to absorb the intuitions of the spirit, did its part in giving Indian spirituality a wonderful intensity, security, and persistence, not exampled in any other people. यहाँ क्या रहा वो चीज? It is indeed largely the work of these philosophers, who were at the same time yogins, that saved the soul of India alive through the gathering night of a decadence. इसलिए यहां जो फिलोसोफर्स थे इंडिया के अंदर, वो योगी थे। योग ही आपको सच्ची फिलोसफी दे सकता है। अपने आप के अंदर खाली इंटेलेक्ट से आप देख रहे हो तो उससे क्या रिपोर्ट लेके आ सकते हो? वही कल वाली बात की मैंने कहा, आप आलिंगन तो हाथ से कर रहे हो, रिपोर्ट क्या लिया होगे? हाथ तो कह देगा हाँ मैंने टच किया, और टच किया, पर उससे ज्यादा रिपोर्ट हाथ कैसे ला सकता है ये बताओ मेरे को। और खाली आप वहीं तक रुके रहोगे तो दूसरा व्यक्ति आपको ये बता नहीं सकता। यदि मानवीय चेतना न हो, इमोशंस आपने कभी महसूस नहीं किए हो, तो इस चेतना को कैसे कम्युनिकेट करो कि हाथ से जो टच प्राप्त होता है उसके अलावा डीपर टच, इमोशन का भी टच एक होता है आलिंगन के अंदर। ये कम्युनिकेट करने का कोई तरीका है क्या? ये कैसे आप कम्युनिकेट करो? क्लियर नहीं हुआ। हम ये कह रहे हैं, फिलोसॉफी इस चीज से डील कर रही है कि फंडामेंटल रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, उसके रूप क्या है, इन दोनों का इंटरेक्शन क्या है। एग्जिस्टेंस के रूप जो आपको यहाँ जो भी नजर आते हैं, और एक फंडामेंटल रियलिटी क्या हो सकती है, इन दोनों का आपस के अंदर किस तरीके से तालमेल। आप जिस पार्ट से उसको अप्रोच करते हो रियलिटी को, अगर वो रियलिटी को अप्रोच करने का तरीका आपका इंटेलेक्ट है, सपोज यहां इंडिया में वो अप्रोच नहीं रहा, इसलिए यहां की फिलोसॉफी भी जो है वो ड्राई फिलोसॉफी नहीं रही। उस प्रकरण में मैंने आगे ये कहा, जैसे कल अपन ने एक उदाहरण दिया था कि जैसे आपने किसी को गले लगाया, फिजिकल पार्ट के ऊपर तो आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी कि हाँ मैंने इसको गले लगाया, पर कोई चेतना ऐसी जिसको इमोशंस का सेंस ना हो, फिजिकल का सेंस हो, क्योंकि हम तो इमोशंस को जानते हैं, इसलिए हमारे लिए ये बताना सहज है। फिजिकली गले लगाया से ज्यादा बड़ा फैक्ट है रे, फिजिकली तो तूने गले लगाया पर इमोशनली भी लगाया या नहीं लगाया उसको। तो आपके लिए दोनों में ज्यादा फुलफिलिंग कौन सा है? इमोशनली। और फिजिकल तो उसको फिर बाद के अंदर सप्लीमेंट करने के लिए भले ही हो सकता है, पर आप आपका मित्र भी है तो सारे 24 घंटे कोई गले लगा के थोड़ी, मतलब कोई ये थोड़ी है आप चिपक गए एक दूसरे के। पर एक दूसरी जो चेतना, भौतिक चेतना, उसको ये अगर उसको इमोशंस का सेंस नहीं हो, उसको कैसे कम्युनिकेट करोगे?
उसको तो ये समझ में आ रहा है कि मैंने ये इसको गले लगाया, उसको तो ये फैक्ट पता है, इमोशंस का उसको सेंस नहीं। जो पॉलिटिशियंस गले लगाते हैं एक दूसरे को, या आप कहीं जा रहे हैं किसी से शेक हैंड कर रहे नहीं हैं, नहीं, मैं क्या चेतना की बात इमोशनल कर रहा हूँ, इसकी नहीं कर रहा। उनकी तो फिजिकल चेतना। फिजिकल चेतना को ये कैसे कम्युनिकेट किया जाए कि इमोशंस का जिसको सेंस नहीं हो, तो इसका एक ही जवाब है, उसको कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। जगत में उदाहरण नहीं है, मैं तो कह रहा हूं एक एक प्रिंसिपल के रूप में, अगर मानवीय चेतना या न हो तो कम्युनिकेट कैसे की जाए? नहीं है ना। तो आप जिस इमोशन से सोच रहे हो, जिस जिस भी चीज के आप संपर्क में आ रहे हो, क्योंकि वेस्टर्नर्स ने तो बहुत मेहनत करी है, उन्होंने फिलोसफी गढ़ी है, और कम मेहनत नहीं करी उन्होंने। और अभी इतनी सारी पुस्तकें हैं, क्या कैसे, बहुत बड़े बड़े थिंकर्स हैं, पर वो अल्टीमेटली क्या, वो कह रहे हैं ड्राई फिलोसफी। तो उस चेतना को कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। मतलब ये एक चीज होती है कि अगर आप उस चेतना में हो तो कम्युनिकेट किया जा सकता है, और नहीं हो तो नहीं किया जा सकता। ये विचार समझ आता है क्या? तो ये विचार अपने को भी बांधता हो तो क्या चेतना की सारी स्थितियों में हमारा प्रवेश है? तो इसलिए करने का एकमात्र काम श्री अरविंद कह रहे हैं चेतना में परिवर्तन, नहीं तो आपको कम्युनिकेट कैसे किया जाए? भाई कम्युनिकेट कैसे करो आप? डिवाइन स्वयं आपके वहां चैरियट के ऊपर बैठे हैं, तो भी बताएं कैसे आपको? चेतना में दर्ज नहीं हो रहा। इस उदाहरण से तो अब जो भी भाई, चेतना तो एक शब्द ही तो है, पर इस उदाहरण से आप समझ सकते हो। चेतना चेतना अवेयरनेस है, जो भी हमारी प्रेजेंट अवेयरनेस है उसके अंदर दर्ज नहीं हो रहा, वो ज्यादा रिलेटेबल है। हाँ, पर ये आजकल खूब प्रचलन में है ये शब्द अवेयरनेस, क्योंकि आप अवेयर हो अपने बॉडी के बारे में और के बारे में, कि आप, और उससे पहले आप जो थे उससे, पर ये भी तो अप्रोच मानसिक है ये। मानसिक हाँ, आप नहीं, पर ऐसी चीज नहीं है ना, भारत ने अलग तरीके से देखा। यही तो कह रहे हैं योगिन्स जो है, उन्होंने इंडिया की सोल को बचा लिया। ये बस एक देखने का एक आयाम, खाली एक विचार हमको दे रहा है। इस विचार को आप लेके, ये और कुछ नहीं, आपके अंदर व्यापकता जरूर, नमनीयता ले आएगा माइंड के अंदर। एक जो रिजिडिटी होती है सबकी, माइंड में रिजिडिटी है, वो फ्रेगमेंट्स में तोड़ता है, और वो भी सुविधाजनक। अगर इनसिंसियर है तो अपने तरीके से तोड़ लेगा उसको। इसीलिए जितने लोग जो इन सारे शब्दों की चर्चा कर रहे हैं, पर वो लगते तो बड़े अच्छे हैं ये, पर है नहीं कहीं। ये है प्रॉब्लम, कि आप तो कह रहे हो हाँ ये किया, तो एक इमोशन को ही आप फिजिकल चेतना को नहीं बता सकते। फिजिकल माइंडेड जो व्यक्ति है, उसको इमोशन क्या क्या फुलफिलमेंट है ये उसको नहीं बता सकते। कला का क्या डीपर फुलफिलमेंट है ये उसको नहीं बताया जा सकता। ये कैसे बताओ आप? और ये जितनी कही जा रही है उससे ज्यादा गंभीर चीज है। इसीलिए श्री अरबिंदो ने इसको एक मौके के रूप में लिया जब उन्होंने फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर लिखी, क्योंकि दूसरी मानसिकता को, और उसके अंदर भारत कोई पीछे नहीं चला गया। जो भारत तो पूरा पूरा रंगा है उससे, जो काम वो नहीं कर रहे उससे ज्यादा तो भारत कर रहा है, उनके फेंके हुए टुकड़े लेके। भारत की आत्मा एक है, जो भारतीय जो जिस तरीके से बन गए वो एक है। तो इसलिए श्री अरबिंदो ने कहा कि इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी लेता हूं, एक ऐसी मानसिकता को एड्रेस करने के लिए कि जिसको एक विपरीत दृष्टिकोण से देखते हो तो ये चीज ऐसी नजर आती है। हर चीज उसको, तो वो तो जानबूझ के गलत लिख रहा था आर्चर। पर अगर ऐसा दृष्टिकोण हो जो होस्टाइल नहीं हो पॉजिटिवली, वो तो पॉजिटिवली होस्टाइल था विलियम आर्चर। अरे भाई मेरे को तो आपको क्रिटिसाइज करना, तो वो तो एक बात अलग होगी, फिर तो उसमें जाने से फायदे की, वो तो उसको करेगा ही। वो तो दूसरे दल का है, वो तो आपको क्रिटिसाइज करेगा, आप चाहे उसको केसर दे के आओ, चाहे आप उसको कुछ भी करो, चाहे मतलब कुछ भी कर दो आप, वो तो आपको क्रिटिसाइज करेगा।
उसका तो उपाय नहीं हो सकता। वो तो आप सारी चीजें यहाँ कर रहे हो और प्रमाण भी आपको दिख रहा है, तो भी क्रिटिसाइज करने के लिए करेंगे। वो तो आप देख पा रहे हो। पर अगर उसमें एक दृष्टिकोण का अंतर है, तो उसको जवाब दिया जा सकता है। क्रिटिसाइज कर रहा है। क्रिटिसाइज कर रहा है, यदि वो वास्तव में जेन्युइन क्रिटिसिज्म है, और वो इसलिए है क्योंकि आपका स्टैंड पॉइंट, तो आप उसको ये बताते हो मैं ये काम ही नहीं कर रहा, मेरा उद्देश्य ये है, तो आप ये कहते हो अच्छा अब तो ठीक है, अब मैं समझ गया, मैं यहां ये भवन ही नहीं बना रहा, वो व्यक्ति समझ जाएगा। आप जो सोच रहे हो मेरा उद्देश्य ही नहीं है वो, तो यदि आप होस्टाइल नहीं हो मेरे प्रति, तो आप कहते हो हाँ हाँ अब मैं समझ गया, अब बिल्कुल मैं समझ गया। देखो विश्वामित्र की उनकी बात थी, है ना, रोज आके कह रहे वो मोस्ट एनलाइटेंड है, तो रागी उसको, तो ये सुनी जब उसने संवाद करे, बाप रे क्या मैंने आपकी लात मारी और फिर भी आप ऐसे। सो विथ ऑल आर एम्स एंड एक्टिविटीज, ये तो 20वें वॉल्यूम का था। ये हमको अपनी साइकोलॉजी के अंदर फिलोसॉफी का तो कह रहा है या नहीं कह रहा है, इसको मैं इसलिए ले रहा हूं देविका जी, क्योंकि हमारा अप्रोच जो पहले तो हम अपने बीइंग की ये चीजें हैं, ये हमारी ही चीजें हैं जो ये बात करी जा रही हैं, हमारे बीइंग के हिस्से हैं, पर हमने दो चीजों में बांट रखा है अभी तो। स्पेशली जब प्रैक्टिकल बातें आती है तो हम प्योरली दो चीजों में बांट देते हैं, एक तो शरीर और एक मन। जो चीजें नजर नहीं आ रही उसको मन के प्रोविंस में डाल देते हैं, और जो चीज टेंजिबल नजर आती है उसको शरीर में डाल देते हैं। तो जहां तक भावना की ओर की बात है, उसमें तो हम बातें तो करते हैं दूसरी, चेतना की, एस्पिरेशन की, ये सब बातें करते हैं, पर हमारे लिए प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं है, क्योंकि ये प्रोविंस वो दूसरा है, इसमें तैयारी करवाई नहीं गई। के अंदर practically आप में सिंसियरिटी और प्योरिटी होगी, नहीं तो इसका कोई रास्ता नहीं है। ये लोग तो कर रहे हैं जो करने वाले, वो इस पे जा ही नहीं सकते। इसका एकमात्र तरीका है आप में सिंसियरिटी और प्योरिटी। ये अंतरात्मा का गुण है, वो व्यक्ति किसी के भी माध्यम से यात्रा करेगा और दूसरा व्यक्ति यात्रा नहीं करेगा। अवेयरनेस आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स के सहारे करोगे, वो जितना अगर लेके जाते हैं तो जाओगे। जैसे नर्सरी है, नर्सरी से पीएचडी का सफर कैसे है? अब नर्सरी वाले को पीएचडी की चेतना का तो कोई आभास ही नहीं बिल्कुल है, तो फिर बिल्कुल, वो कैसे करेगा? वो ओबीडियंस, ओबीडियंस जितना उसके दायरे के अंदर आया उससे वो आगे चलेगा, उसको अप्लाई करेगा, बिल्कुल। वो सिंसियरिटी है। इसलिए मैं कह रहा हूं सिंसियरिटी अप्लाई तो वही करेगा जो सिंसियरिटी रखेगा, नहीं तो आप अप्लाई नहीं करोगे। और उसको अप्लाई करने के लिए ये जरूरी है कि आपको ये भान कि मेरे को तो पता है, तो फिर अप्लाई कैसे करोगे, नई चीज के प्रति ओपन कैसे होगे? क्योंकि ये मार्ग तो दूसरा, इवन इस फील्ड के अंदर भी शुरू में आपको अगर सिखाया जाए और उसके ऊपर आप क्वेश्चन करना शुरू में कर दो, नहीं ए ऐसा क्यों, बी ऐसा क्यों, आप साइंस में जाओगे, उसमें पारंगत होगे और विज्ञान के नियमों को आप बदल दोगे, पर ये तो भौतिक फील्ड तक तो लागू होता है। ये जो उदाहरण दिए जाते हैं, कोई से भी उदाहरण सब गलत उदाहरण है वैसे तो, क्योंकि अब आप जो उदाहरण देते हो वो टेंजिबल चीज के उदाहरण देते हो, तो वो वहां तक तो लागू करते हैं जहां तक मान लो आपका ये कृष्ण प्रेम ने ये बात कही, जहां जिन चीजों में अंगुली का प्रवेश है वहां तो अंगुली से टच करके देखना, नापजोक करके देखना, ठंडा गरम टेक्सचर अंगुली से तो पता कर लोगे। पर जहां अंगुली का प्रवेश नहीं है, अंगुली मतलब आपके ये माध्यमों का प्रवेश नहीं है, उनमें कैसे करोगे? आपके ही सोच विचार से करोगे, तब तो उससे तो फिर बाद में कोई निजात तो है नहीं। इसलिए पहली चीज भारत ने क्या कही, आत्मवचन, ओबीडियंस, समर्पण। एकमात्र पुकार पद्धति कोई भी हो सकती है, आप चाहे सांख्य में जाओ, चाहे अद्वैत में जाओ, शैव में जाओ, शाक्त के अंदर जाओ, अघोर पंथ में, किसी में भी जाओ, निर्विवाद समर्पण, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। सिंसियरिटी, निर्विवाद, भौतिक शिक्षा ही नहीं ले सकते आप, और दूसरी बात छोड़ो, इन
सूक्ष्म क्षेत्रों में कैसे प्रवेश करोगे? आपको संगीत कोई कैसे सिखा सकता है? मैंने देखा है लोग कितने बरसों से सीख रहे हैं, बरसों से वो सीख रहे हैं, पर उनकी क्वालिटी में गाने तो बहुत अच्छा गा देंगे वो, भारी तरीके से, और आप उसको ये कह भी देखोगे, देखो ये कितना इसके फ़र्क पड़ा। सच्चा संगीतकार नहीं हुआ वो, क्योंकि वो उसकी ओबीडियंस थी पहले दिन ही नहीं थी। वो तो कुछ न कुछ सोच के गया था मेरे को ये प्राप्त हो जाए। तो जितना वो चाह रहा था उतना तो शायद हो भी जाएगा। संगीत नहीं होगा, कला नहीं होगी, जबकि ये तो योग भी नहीं है, संगीत और कला तो। ये योग नहीं है। तो इन क्षेत्रों के अंदर प्रवेश जो है, अब आप योजना बना के प्रवेश करो तो भी गड़बड़ है, कि मेरे को इसमें योजना बना के ऐसे कि मेरे को अगर ज़्यादा प्राप्त करना है तो मैं इस मानसिकता से नहीं चलूँ, तो बात तो वहीं की वहीं रह गई। गुत्थी वहीं रह गई। तो इसकी गुत्थी म माइंड से तो नहीं, अंतरात्मा से आप इस भाव से कि ठीक है माँ, आप मेरे को समझाओ, जितनी मेरे को समझ में आ जाती है। जैसे आप ये कह रहे हो उतना को आप एग्ज़ीक्यूट करते हो, कर्म में डालते हो, पर ईमानदारी से, ओपननेस के साथ। यहाँ ओपननेस की ज़रूरत आ जाएगी। और फिर एक बड़ी विचित्र प्रक्रिया है जो आपके सब चीज़ों के माध्यम से आपको ले चलेगी। आप में हज़ार कमियाँ हो सकती है और आपको ले चलेगी। और दूसरे के अंदर एंडोवमेंट्स ही एंडोवमेंट्स हैं, उसको बहुत निधियाँ मिली हैं, वो वहीं का वहीं रहेगा। सो विथ ऑल आवर एम्स एंड एक्टिविटीज़, इसको बाद में आप सुनना, क्योंकि ये फंडामेंटल जो अब प्रक्रिया हमारे बीइंग की उसमें जा रही है। सो विथ ऑल आवर एम्स एंड एक्टिविटीज़, यही बात हमारी एम्स और एक्टिविटीज़ के साथ है। स्पिरिचुअलिटी टेक्स देम ऑल and gives them a greater, diviner, more intimate sense। ये श्री अरबिंदो का वॉल्यूम है 20वां। ये कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी जब किसी चीज को लेती है तो वो हर चीज को अपने ही तरीके से मोल्ड कर देती है। अगर सच्ची स्पिरिचुअलिटी है, आपके पॉलिटिक्स को लेगी, मोल्ड कर देगी, आपकी आर्थिक नीति को लेगी, मोल्ड कर देगी, कला को लेगी, मोल्ड कर देगी। तो ये क्या करती है? टेक्स देम ऑल एंड गिव्स देम ए ग्रेटर, डिवाइनर एंड मोर इंटीमेट सेंस। इसी को करने के लिए जो हम सुबह पढ़ रहे थे, मोल्ड्स एंड रीमोल्ड्स, जो वो महासरस्वती कर रही है, मोल्ड्स एंड रीमोल्ड्स किस लाइट में, कि वो किसी भी चीज को लेती है, उसको गिव्स देम ए ग्रेटर। तो माँ कोई भी चीज, फूल जचाने की क्रिया को, किसी को फूल देना है, उसमें जो ग्रेस है, उसमें जो बात है, बैठना कैसे, उठना कैसे। फिलोसॉफी इज इन द वेस्टर्न वे ऑफ डीलिंग with a dispassionate inquiry by the light of the region into the first truths of existence। वेस्टर्न तरीका है, फिलोसॉफी के अंदर क्या है? डिस्पैशनेट इंक्वायरी। डिस्पैशनेट, तटस्थ, तटस्थ तरीके की इंक्वायरी। और उसका माध्यम क्या होगा? लाइट ऑफ द रीजन, बुद्धि। और इसमें हमारी बुद्धि नहीं, इन्होंने बहुत की काम किया है वेस्टर्नर्स ने। इनटू द फर्स्ट ट्रूथ्स ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के प्रथम सत्यों के अंदर डिस्पैशनेट इंक्वायरी। पर माध्यम क्या, चश्मा क्या है लेके जाने का? वो है लाइट ऑफ द रीजन, विच वी शैल गेट एट, जिस जिस तक हम पहुंचेंगे, विच वी शैल गेट एट either by observing the facts science places at our disposal or by a careful dialectical scrutiny of the concepts of the region or a mixture of the two methods। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसलिए जो वेस्टर्न वे है फिलोसफी को डील करने का, वो क्या है?
जो वेस्टर्न वे है फिलोसफी को डील करने का, वो है डिस्पैशनेट इंक्वायरी। दैट इज वही कि इम्पार्शियल इंक्वायरी बाय लाइट ऑफ रीजनिंग से वो चल रहा है। जो वेस्टर्न फिलोसफी है रीजन से चल रहे हैं इनटू द फर्स्ट ट्रूथ्स ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी कि जो भी ट्रुथ है एग्जिस्टेंस के, जिसको वो जिससे रिलेटेड वो क्या कहते हैं, जिसके ऊपर वो मतलब फिलोसफाइज कर रहे हैं, मतलब जिसको वो कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, which we shall get at either by। अब वो बेसिकली क्या अप्रोच है उनकी फिलोसफी के लिए, वो है ऑब्जर्विंग द फैक्ट्स साइंस प्लेसेस एट आवर डिस्पोजल। बेसिकली ऑब्जर्वेशन से है, और कोई भी चीज को वो क्रिटिकली वो उसको डायसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि किसी की बहुत ही डिटेल के अंदर जा रहे हैं। बट ये सारी बाहरी ऑब्जर्वेशंस हैं, साइंटिफिक तरीके हैं इनके, या मतलब दोनों तरीके कह लो कि साइंटिफिक तरीके भी हैं और डायलिटिकल। डायलिटिकल मीन्स किसी को वो करना बहुत ही डिटेल के अंदर, किसी को स्क्रूटिनाइज करना। तो उससे ये जो है अपने रीजनिंग के ऊपर या फिलोसफी के ऊपर जा रहे हैं, या किस फिलोसफी उनकी इस टाइप से काम कर रही है। बेसिकली बाहर की जो भी ट्रूथ्स ऑब्जर्वेशन है उनको साइंटिफिक तरीके से वो ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से वो ले रहे हैं, अंतर से नहीं आ रहा उनका, वो एक्सटीरियराइजेशन से। इसका क्या समझ में आता है विवेक? furniture at our disposal or by careful selection. ट्रूथ्स ऑफ एग्जिस्टेंस जिसके अंदर ये प्रवेश करने का प्रयास कर रही है वेस्टर्न फिलोसफी रीजन के माध्यम से, वो सत्य हमें कैसे प्राप्त होंगे वेस्टर्नर्स के लिए? विच वी शैल गेट एट, किस तक? ट्रूथ्स ऑफ एग्जिस्टेंस किस तक पहुंचेंगे? शैल गेट एट मतलब वहां तक कैसे पहुंचेंगे, किन तक? फर्स्ट ट्रूथ्स ऑफ एग्जिस्टेंस, फर्स्ट ट्रूथ्स ऑफ एग्जिस्टेंस तक वी शैल गेट एट, कैसे पहुंचेंगे? आइदर बाय ऑब्जर्विंग द फैक्ट्स साइंस प्लेसेस एट आवर डिस्पोजल। हमारे हाथों के अंदर जो साइंस फैक्ट्स दे देती है, और ये फैक्ट्स खाली चीजों के नहीं दे रही, साइंस तो यहां तक आ गई कि मैटर जैसी कोई चीज नहीं है। साइंस खाली वस्तुओं ही की तो बात नहीं कर रही, साइंस तो कह रही है कि सारी चीज जो है वो आपकी चेतना वगैरह भी जो कह रहे हो वो एक प्रोडक्ट है मैटर का। हम तो अभी साइंटिफिक अप्रोच तक भी नहीं पहुंचे हैं उस तरीके से देखा जाए तो। स्पिरिचुअल अप्रोच तो बहुत ज्यादा अलग है, हमको साइंस का ही सेंस नहीं है एक्चुअल में। तो साइंस के लिए ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होगा? उससे जो निकल के आएगा वही आएगा। अगर आप मैटर को ही केंद्र मान लेते हो और उसको खूब उसका विवेचन करते हो, तो उसकी सूक्ष्मता में चले जाओगे और चले जाओगे। इवन आपकी साइकोलॉजी है, वो भी ये कह रहे हैं क्योंकि ब्रेन के अंदर ये केमिकल्स इस तरीके से काम करते हैं। और देखो मैं फेरबदल करके आपको दिखा रहा हूं, उसी को आप एक साइंटिफिक तरीके से देखो। मैंने आपको एक, जिसको आप अनुभव कहते हो, वो करवा दिया, एक ध्यान के द्वारा ये करवा दिया, उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई संबंध नहीं है। यही तो अब ये जो इन्होंने साइको एनालिस्ट हुए, कृष्ण प्रेम ने लिखा कि अब ये इसके अंदर जा रहे हैं, अब खतरा है स्पिरिचुअलिटी को। तब श्री अरविंद ने कहा रे इनसे क्या खतरा है, एक मुर्गी कुरुचेगी इसको, अगर जमीन को क्या निकाल लेगी, एक दाना। जो आप जिसको बहुत ऊंची बताते हो, जो आज के साइको एनालिस्ट हैं कि ध्यान के द्वारा शरीर को ठीक किया जा सकता है, आपको ये अनुभव होंगे, ये होंगे, वो होंगे, ये उस मुर्गी के कुरुचने, क्योंकि ये आपको मीरा के भाव तक नहीं लेके जाते, सच्चे अंतरात्मा के भाव तक तो नहीं लेके जाते ही। उनका मोटिव ही नहीं है वो, तो इसलिए वो कुरुचना है। वो डीप स्पिरिचुअल चीज क्या हो सकती है अदरवाइज? तो वो क्या करेंगे, वो ओकल्टिज्म में फॉल बैक कर जाएंगे। सब जगह आप चमत्कार, परिणाम,
वहां गए, ये परिणाम देता है वो। स्पिरिचुअलिटी को आप परिणामों के ऊपर लेके आते हो हर जगह। इतना दबदबा, इतना बड़ा आश्रम चलाता है, इतने अनुयायी हैं, तो ये तो कोई इसके कोई मानक तो नहीं है आध्यात्मिकता के। वो कितने चमत्कार कर पाता है, ये भी मानक नहीं है। तो फिर बात वहीं की वहीं आ जाएगी कि ये तो हाथ नहीं रखा जा सकता इसके ऊपर, जो हम जिस चर्चा कर रहे थे कि फिर ये बताओ, तो माँ ने कहा इसके पहले साइंस हैं ये, बहुत डीप साइकोलॉजिकल है, वो आप बना के नहीं कर सकते। वो साइंस एक भी आप करो, बना के करो उनको। इसलिए हमारी चेतना उन साइंस को जानती नहीं, उसका केवल विचार कर सकती है कि ऐसे होते होंगे। जो चेतना जानती है वो वाली जानती है, पक्का जानती है। तो विच वी शैल गेट एट इन ट्रूथ्स ऑफ एग्जिस्टेंस पे, observing the facts science places at our disposal, or by a careful dialectical scrutiny of the concepts of the region। रीजन के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, परसेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, आपने देखा कोई चीज, फिर आपने कॉन्सेप्ट्स बनाए उसके ऊपर, ऑब्जर्वेशंस बनाए। फिजिकल फैक्ट्स तो है ही, बारिश हो रही है, उसके ऊपर आपने खेती के कॉन्सेप्ट बना लिए, उसके ऊपर आपने वाटर हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट बना लिए, पानी पीना चाहिए, शरीर के हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स बना लिए। ऑब्जर्वेशन ही तो है ये सारे के सारे। आपकी जितनी भी जो हेल्थ से संबंधित जो आपकी ये है, ये ऑब्जर्वेशन के अलावा और क्या है। ये दवाई काम करती है, ये वाली नहीं करती, इसके कर जाएगी, इतना इसके बुखार है, इतना ये पैरामीटर आया, इसका ये बीपी है, इसका ये है, ये है, ये। अच्छा, आपने फिर ये ऑब्जर्व किया साइकोलॉजी इसमें ये पार्ट रोल प्ले करती है, ये भी ऑब्जर्वेशन है। गाय ज्यादा दूध देती है संगीत से, ये ऑब्जर्वेशन है। फिजिकल माइंडेड व्यक्ति इसी के ऊपर आएगा। अग्निहोत्र करते हो तो वहां आपका जो वातावरण है उसमें जर्म्स नहीं होंगे, संस्कृत ये फायदा करेगी, ये वाली चीज ये फायदा। भौतिक तत्व है वो तो मतलब इससे परे कैसे जाएगा ये बताओ। इन रिजल्ट से भेद के वो ऐसी चीज में प्रवेश कैसे करेगा ये बताओ। आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि मतलब वो इन रिजल्ट्स के अलावा और दूसरी भाषा इसको कैसे समझ सकता है कि और कोई भी चीज हो सकती है। तो सब चीज उसी तरीके से देख रहे हैं। वेरीफाई कैसे करेगा। इसलिए बहुत फंडामेंटल ये बात है। उन्होंने कहा वेरिफिकेशन के 3 तरीके, इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन। जितनी बार कही जाए ये, पर रजिस्टर ही नहीं कर रही, देखो कर कहां रही है। इसलिए विज्ञान ने डिस्पैशनेट इंक्वायरी जो है इस तरीके से कि कॉन्सेप्ट्स आपके जो बने जितने भी परसेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, जगत ऐसे चलता है, समाज इस तरीके से चलता है, पशुओं की हस्बेंड्री इस तरीके से करनी चाहिए, खेती इस तरीके से करनी चाहिए। फिर इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर देखो ये साइकोलॉजी ये है, आपके संगीत ये है, ये इसमें प्रवेश करता है, ये ऐसे करता है। तो कितना कॉम्प्लेक्स हमने सिस्टम एक खड़ा कर दिया। सारी विद्याएं, सारे जो ये आप फैकल्टीज हैं और हैं, ये सारी बहुत बड़ा जंजाल है। आपके ह्यूमन साइंसेज हैं, आपके सोशल साइंसेज हैं, आपके कितने साइंस, एक एक के अंदर कितनी कितनी चीजें हैं। आपका जीव विज्ञान है, फिर आपके बायोलॉजी है, फिर आपके आपके एंथ्रोपोलॉजी है, पता नहीं क्या क्या है। भाषाओं का उद्गम, भाषाएं कैसे पैदा हुई, फिलोलॉजी है। फिलोलॉजी कॉन्सेप्ट ही तो हो गया एक। फिलोलॉजी मतलब भाषा विज्ञान। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको बारीकी से स्क्रूटिनाइज करना। डायलेक्टिकल मतलब एक से दूसरे का विरोध करवा के कि ये है तो ये है तो ये। कितना भी आप अभी पहुंच चुके हो परफेक्शन के ऊपर, कौन सा ऐसा फील्ड है जहां उन्होंने अब इंक्वायरी रुक गई हो। भौतिक क्षेत्र में भी, चिकित्सा के अंदर इंक्वायरी रुक थोड़ी गई, या जीव विज्ञान में रुक थोड़ी गई। किसी चीज के अंदर आज आपने प्राप्त कर लिया तो भी कहीं इंक्वायरी रुकी नहीं है। और जितना आप जान रहे हो उतना आप ये प्राप्त पा रहे हो कि आप कभी इनफ जान भी नहीं सकते। तो अगर भौतिक की चीज होती तो इनकी पकड़ में क्यों नहीं आ रही। अरे भाई फिजिकल एक एक शरीर है, इतना सा है मान लो, तो उनके पकड़ में आ जानी चाहिए थी। पूरा
अब ये क्या कर रहे हैं एआई के अंदर, आपके शरीर के डीएनए और आपके माइंड, मतलब जो भी आपके घटक इनके क्वांटिफाइबल हैं, पकड़ में आने वाले हैं, वो सारों को इन्होंने उसमें डाल दिया। आपके न्यूरॉन्स वगैरह हैं, वो उसमें डाल दिए, सुपर इतने भयंकर बड़े कंप्यूटर्स बना लिए। और उसके अंदर आपके सपोज एक कैंसर रोग है, वो 20 साल में जाके वो डेवलप हुआ, 10 में हुआ, 5 में हुआ, जो भी है। दवाई बनाओगे, अब कोई शरीर के ऊपर लगे, लगे, नहीं लगे, नहीं लगे, उसके प्लस माइनस है वो जानने के लिए अब कितने आप परीक्षण कर सकते हो। अब इसमें क्या है, रियलिस्टिक तरीके से उस सिस्टम में ही दवाई डाल दोगे आप। एआई के अंदर आपने वो प्लांट कर दी और वो आपको सारे कॉम्बिनेशंस फटाफट करके बता देगा। और आप ये कहोगे अरे वाह, परिणाम हो गया इसका। तो जो चीज आप नहीं जानते कि आपको जो मनुष्य बनाती है जो चीज, वो क्वांटिफाइबल नहीं है। आप उसी चीज को तो रोकते हो आपकी चेतना से। आप जो भौतिक रूप से हो, आपकी चेतना उसको अनुशासित करती है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ये वाली चीज उनके पकड़ में, मशीन में आती नहीं। तो आपकी जिस भाग पे अनुशासित करते हो, वो वाली इनकी पकड़ में आती नहीं। तो इन्होंने, उनके जो पकड़ में आती है, उसको आप अनुशासित करते हो, तो वो तो निरंकुश चीज पैदा करती, साइकोलॉजिकल चीज इसके पकड़ में आती नहीं। न्यूरॉन्स भी उठाओगे तो वो तो उतनी, मतलब क्वांटिफाइबल चीज ही तो उठा सकते हो। और व्यक्ति अगर व्यक्ति है, तो वो क्वांटिफाइबल नहीं है, उससे अलावा बहुत ज्यादा है। क्वांटिफाइबल मतलब मात्रात्मक नहीं हो, जिसको तोला जा सकता हो, वो पार्ट तो आपका है बहुत कम। और जो तोला नहीं जा सकता, वो ही हो आप वास्तव में। तो वही है ज्यादा। तो डिपेंड करता है मनुष्य क्या है। अभी लगभग के ऊपर ये काम कर जाएगी, क्योंकि लगभग मनुष्य जो है वो निरा पशु है, इसलिए काम कर जाएगी। पर जो वास्तव में क्वांटिफाइबल नहीं है, उस पे काम नहीं करेगी। तो यहां आके इसमें प्रॉब्लम आ गई। तो आज हम एक ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए, जो राक्षसों की आप बात करते थे, जिनसे कि लड़ने के लिए दूसरी चीजें, शक्तियां जरूरी थी, आपने उसको मेंटलाइजेशन के कारण वो खड़ा कर लिया। उसको रोकने के लिए ये अब जरूरत है आपको एक प्योर स्पिरिचुअलिटी की, वही इसको डील कर सकती है विक्टोरियसली। आपकी नैतिकता तो अब नहीं काम करेगी। पहले संसार में आपके वाइटल को कंट्रोल करने के लिए मोरलिटी, एथिक्स, ये काम कर रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए समाज को। आज तो है नहीं। आज कहाँ है, ये बात तो है नहीं। तो ये आप इसको ये भी कह सकते हो कि सुप्रामेंटल का प्रभाव है ये। पर इसका ये प्रभाव और ये इंपेरेटिव आवश्यकता जीने मरने की हमारे सामने ये भी कर दी कि प्योर स्पिरिचुअलिटी क्या आ सकती है क्या। अगर वो नहीं आ सकती, तो ये जो है, इसको रोका नहीं जा सकता। अब जो चीज चल रही है, ये तो श्री अरबिंदो ने कब ये कह दिया था कि मनुष्य ने एक इतना बड़ा एक एक पैदा कर लिया है, एक सिस्टम, जो उसके लिए कंट्रोल कर पाना उसकी चेतना के लिए मुश्किल है। हमारी मैनिफेस्टो में ही शुरू में ही है ये बात, लाइफ डिवाइन में से है ये, कि उसकी चेतना ने एक इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर लिया है कि जिसको संभाल पाना उसकी छोटी सी मानसिकता के लिए संभव नहीं है। सिस्टम क्या हुआ? ये सारा आर्थिक, राजनीतिक, डिफेंस मैकेनिज्म, आप पर्यावरण की स्थिति को रोक नहीं सकते। अगर आपके सेल्फिशनेस और ग्रीड है, तो पर्यावरण की समस्या कह जरूर रहे हो, रोकी नहीं जा सकती। तो ये कैसे रोको देविका जी, और कोई उपाय है क्या कि ग्रीड को नहीं रोको, सेल्फिशनेस को नहीं रोको। और हर व्यक्ति इस परसेप्शन में जी रहा है कि अगर मैं अपने आप को वेल इक्विप नहीं करता, मेरे को तो युद्ध के हथियार बनाने ही पड़ेंगे। आप कितने भी भाईचारे के खूब बीन बजाओ, हो नहीं सकता। अब तो हो ही नहीं सकता। अब हर देश अपने आप को इतना ज्यादा इक्विप कर रहा है। पाकिस्तान जैसा है, उसने अपनी 20% सारी जो है एक्स्ट्रा इसके अंदर बजट डालना शुरू कर दिया है, जबकि बेचारे के पास खाने की समस्या हो रही है। जब संसार ऐसा होगा, जब पहले आपके पास हथियार नहीं थे, और फिर बाद के अंदर आपके पास चलो हथियार हैं लोअर नेचर,
और हॉस्टाइल नेचर आपको वो काम करवाने के लिए तैयार है, वो जीवन को खत्म करना चाहती है, मां श्री अरविंद के कार्य को यहाँ नहीं होने देना चाहती, तो वो हथियारों को आपको काम में भी मजबूरन काम में लेगी। आप तो नहीं चाहोगे, आप तो अभी भी युद्ध नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। वो चाहती हैं, यहाँ जीवन खत्म हो जाए तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए सतह के ऊपर जो समस्या नजर आ रही है, उससे भयंकर रूप से गंभीर है। एक नई चेतना का प्रादुर्भाव कैसे हो, इसका उत्तर किसी को देना पड़ेगा। यही मैंने कहा, ट्रांजिशन जो हो रहा है आज से, और मां श्री अरविंद जो कह रहे हैं, ये मुद्दा है हमारे सामने। जिनको महसूस होता है उनके लिए कि मनुष्य जाति के लिए जो बीच का ट्रांजिशनल पीरियड है, यहां से सुप्रामेंटल के अंदर जाने का, या तो ये है कि जैसे और लोगों ने कहा वैसे ही मां श्री अरविंद कह के चले गए, वो एक ऐसा गुब्बारा था जो एक समय फूला, बाद के अंदर उसकी हवा निकल गई। पर कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो उसको लिटरली मानते ही होंगे उस बात को। उस पे आपकी निष्ठा का पता चल जाएगा, आप देते हो नहीं देते हो। ये आपके लिए खाली ये कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजी है, विजन है, या प्रैक्टिकल रियलिटी है। तो ये वेस्टर्न अप्रोच ये है। बट फ्रॉम द स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट, ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस इज टू बी फाउंड बाय इंट्यूशन एंड इनर एक्सपीरियंस, and not only by the region and by scientific observation. ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से नहीं हो सकता, पर अगर आपकी रीजन की और इंटेलेक्ट की तैयारी नहीं है, तो आप और ज्यादा भारी गड्ढे के अंदर गिर जाते हो इंट्यूशन के नाम से। क्योंकि आप ये कह रहे हो मेरे को तो इंट्यूशन आ रही है, इसलिए आज भी चाहे कितनी भी चीज है, आप सिक्योर ग्राउंड, चाहे आप भारत में ही खड़े हो, तो पॉलिटिक्स के अंदर आप ये कहोगे भैया इंट्यूशन नहीं काम आएगी। यहां तो आपके ये, चाहे एक्चुअल जो भी चीज चल रही हो, न्यायतंत्र के अंदर वो ये कहेगा मेरे को इंट्यूशन आ रही है, तो आपकी न्यायपालिका कह देगी इंट्यूशन नहीं, हमको तो फैक्ट्स दो। उसमें अभी भी फिजिकल फैक्ट्स, मतलब रीजन फैक्ट्स के ऊपर आधारित होता है। ये जब तक चीज होगी तब तक आप इस विभीषिका से परे नहीं जा सकते। न भारत में जा सकते, विश्व में तो जा ही नहीं सकते। तो भावी विश्व धर्म, सनातन धर्म क्या होगा, जो इस चीज को एड्रेस कर पाएगा, इसका उत्तर दे पाएगा, सिक्योर ग्राउंड पे दे पाएगा, वो लोग होंगे जो बिल्कुल प्योर होंगे। एक न्यूक्लियस ऐसा चाहिए, ऐसे की मांग है। नहीं तो आप ये कहो कि मैंने हाथ झाड़ लिए विज्ञान से, तो आप बहुत भयंकर गड्ढे में जाने के लिए खतरा उठा रहे हो। The work of philosophy is to arrange the data given by the various means of knowledge, excluding none. तो फिलोसफी का कार्य क्या होना चाहिए, अलग अलग जो माध्यम हैं नॉलेज के, जिनमें से आप किसी को भी बंद नहीं करते, उनसे प्राप्त जो डेटा है उसको अरेंज करते हो। इसलिए सच्ची पूर्णता किसमें होगी, विज्ञान आपको जो दे रहा है वो भी डेटा ले रहे हो, पर किस लाइट में, आध्यात्मिकता की लाइट में लोगे आप। पहली चीज, आपकी अगर आंखें ही नहीं है और मैं आपको बाजार भेज दूं सामान लेने के लिए, तो हम ये कह रहे हैं पहले हम आंख डेवलप कर रहे हैं। मैं आपको वॉर जोन के अंदर भेज दूं, आपको कुछ देव नहीं, आपके हाथ टूटे पड़े और आपकी आंखें ही नहीं हो, मैं आपकी रक्षा करूं या मैं आपको डिफेंसलेस वहां भेज दूं? ये बात तो समझ में आती है। दूसरी बात समझ में नहीं आती, शिक्षा वाली। अगर मेरे को स्पिरिचुअल आईज नहीं हो, तो कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए? गीता बिल्कुल यही कह रही है, योगः कर्मसु कौशलम। योग है कर्मों में कुशलता, न कि कर्मों में कुशलता। जबकि सब टोटल आप इसको डाल के देखो, इनवेरिएबली यही कह रहे हैं, अच्छा गुलदस्ता जचाओ, अच्छा व्यापार करो, अच्छी दुकान चलाओ, अच्छा परिवार चलाओ, उससे सुंदरता से बोलो, उससे ये करो, नैतिकता पे उतर ही आते हैं। तो आप योग ही कर रहे हो, ये योग नहीं है। योग आपको इस प्रश्न का उत्तर देता है, आपको ये करना चाहिए या नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बहुत सुंदर तरीके से गमला अरेंज कर सकता हूं, पर मेरे को करना चाहिए या नहीं चाहिए। इसी प्रश्न ने मूल अंतर कर दिया भारतीय कला के अंदर और वेस्टर्न कला के अंदर। इस अप्रोच ने रात दिन का अंतर कर दिया, जो आप देख पाते हो।
ये तो विवेचन किया था ना अपन ने कला के समय। इस अप्रोच ने ही तो अंतर किया ये अंतर जीवन में। पर अभी प्रॉब्लम वही मैंने कहा ना, क्योंकि शरीर और मन, सूक्ष्म जो भी चीजें हैं वो मन के प्रोविंस में डाल देते हैं, और जो बाहरी जितनी भी चीजें हैं वो इस प्रोविंस में। शरीर है जो टेंजिबल है, वो जड़, और ये है मन, बस। excluding none and put them into their synthetic relation to the one truth, the one supreme and universal reality। तो आपको जिन भी भागों से डेटा मिलता है, शरीर से, प्राण से, मन से, आपके इंट्यूशन से, इन सब को ले जाके आप उसमें सुप्रीम रियलिटी, और यहां मिल जाती गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ये सुप्रीम रियलिटी आके सारे तार यहां बंध जाते हैं। वो सुप्रीम रियलिटी आपके इष्ट के रूप में हो सकती है, वो एक शालिग्राम के रूप में हो सकती है, और वो व्यक्ति उसके अंदर से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 100 गायों को लेके जाता है मरी हुई सी गाय, उससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये तो शिक्षा का तरीका ही नहीं हो सकता। ये शिक्षा की कोई कन्वेंशनल पद्धति नहीं हो सकती। आप हिम्मत कर सकते हो कि किसी को 4 गाय भी दे और उसको भेजो? नहीं, कैसे करोगे ये? और इसके ऊपर पूरा उपनिषद है हमारा। तो इसका मतलब अप्रोच तो हमारा बिल्कुल अलग है कि चलो मैं इसको, अब तो बहुत बड़ी-बड़ी गौशालाएं हैं कि आपके पास कोई बच्चा आया और उसको आपने गायें दी, ले जा, और तू वापस आएगा तब तक ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। Eventually, even its real value is to prepare a basis for spiritual realization। Eventually, philosophy का real value क्या है उसकी? रियल काम नहीं है, रियल पर्पस नहीं बोल रहे, वैल्यू ये है। अगर ये करती है तो उसकी कीमत है। आप अपने जीवन में अगर वहां तक जाते हो तो आपकी वैल्यू है, नहीं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी चीज की वैल्यू ये है कि आप वो चौथे में एंट्री कर पाओ डिसाइसिवली। तब आपको कोई भी चीज किस माध्यम से या किस तरीके से, किस उद्देश्य से करनी चाहिए, देख लो। भारत इस चीज के लिए जिया है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि जो बारी वैभव की बात करता है वो तो भारतीय ही नहीं है। वो तो भारतीय ही नहीं है। भारतीय ने बाहरी चीज के ग्लोरिफिकेशन को छोड़ दिया है, आत्मा के गीत गाता है। ये तो श्री अरविंद की बात है, कह रहे हैं तो सीधे सीधे तो प्रत्येक सच्ची चीज में यही चीज। और कहीं आप पढ़ रहे हो, कहीं इसमें विभेद आया है क्या आज तक? तो मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक। तो कोई भी क्षेत्र उसका आधार न गीता ये कह रही, और कोई इससे नीचे की बात गले तो नहीं उतर रही कि आप ये वाला थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, तो फिर तो आधार ही क्रम्बल कर गया। तो रियल वैल्यू क्या है इसकी? प्रिपेयर ए बेसिस फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड द ग्रोइंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग इनटू हिज डिवाइन सेल्फ एंड डिवाइन नेचर। रियल वैल्यू इसकी ये है। अगर ये नहीं करती तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिलोसॉफी की वैल्यू नहीं है। तो किसी फिलोसॉफी तो आपको ये बताएगी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए। अगर ये नहीं करवाया तो उसकी वैल्यू ही नहीं है। फिलोसॉफी मेक्स द माइंड सटल इन सर्टेन डायरेक्शंस, और ought टू डू सो, या उसको कम से कम ऐसा करना चाहिए फिलोसॉफी को। इसलिए मेरा सारा प्रयास, इतनी जो गंभीर चर्चा, बार बार ये बात वो बात कीजिए, देखो आप शरीर से टच करते हो पर इमोशन की वाली बात को तो आप ये, हाँ भी एक चेतना ऐसी है जो उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकती। माइंड के लिए ये विचार करना ही बड़ा मुश्किल है इस उदाहरण से कि हाँ, फिर बाद में एक संभावना, इसी को आप ये कहो कि आपके परे की भी फिर कोई चेतना होनी चाहिए। एवोल्यूशन में यही श्री अरबिंदो कह रहे हैं, यहां तक जब आई प्रकृति, यहां तक लेके आई है ह्यूमन एस्पिरेशन, यही कह रही है कि आज तक के स्केप्टिकल जो भी युग आए तो भी ये चीज तो बनी रह रही है। ऑल द पीरियड्स ऑफ बैनिशमेंट, उसमें क्या कह रहे हैं ह्यूमन एस्पिरेशन में, जितने भी पीरियड्स भी आए बैनिशमेंट के, इसको अस्वीकार कर दिया गया मानव अभिप्सा को, तो भी ये बनी रही है। ये इसका निश्चित प्रमाण है कि ये होगी। ये हमारे गुरु कह रहे हैं। तो अब इसमें हिचकने की क्या जरूरत है? आप किसी और दूसरे के होते और वो दूसरी पद्धति कहता होता तो बिल्कुल आपके लिए वही करनी चाहिए। पर जिसके पास आप हो, वो जो चीज कह रहे हैं उसमें हिचकने की तो जरूरत नहीं है।
The only harm it can do is if the mind begins clinging to ideas instead of going forward to direct experience. इसलिए माइंड क्या करता है, आइडियाज को क्लिंग करता है और डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर नहीं जाता, तो ये नुकसान फिलोसॉफी का हो जाता है। फिलोसॉफी का ये नुकसान है। पर आप जो इसके अंदर है उसको नहीं कह सकते कि तेरे ये नुकसान हो चुका, तेरा माइंड ऑलरेडी खराब हो चुका है, ये हार्म हो चुका है तेरे माइंड के साथ, ये उस व्यक्ति को नहीं बता सकते, क्योंकि आप उसके मानसिक स्तर के ऊपर तो उसको कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो डील ही मानसिक स्तर से कर रहा है, वो तो डील ही मानसिक से कर रहा है ना। इसलिए ओनली हार्म फिलोसॉफी का क्या है, इफ द माइंड बिगिंस क्लिंगिंग टू आइडियाज इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड टू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। और डायरेक्ट एक्सपीरियंस आएगा केवल सिंसियरिटी और प्योरिटी से, पद्धति से नहीं आ सकता। पद्धति इसीलिए फॉलो करोगे क्योंकि आप में सिंसियरिटी है, इसलिए पद्धति फॉलो करोगे, ना कि पद्धति से हो जाएगा। पद्धति आप 1000 फॉलो करोगे पर फॉलो करने में भी अंतर आएगा। फॉलो करने में, जैसे एक वैद्य बैठा है, मैकेनिकली नहीं कर रहा, वो जिसको जो जरूरी है, अगर किसी को जिस चेतना को ये सेंस नहीं है, मैकेनिकली वही दवाइयां वैसी। वैद्य जी ने साल भर में जो जो मूव किए, मूवमेंट्स जो किए उन्होंने, वो हूबहू वो जान जाए, और बारीक से बारीक एआई ने उसकी सारा विवेचन कर लिया। और वही काम अगर उसको एआई को बिठा दो और वो करना शुरू कर दे, आप जानते हो नहीं, इस चेतना में तो ये चीज नहीं हो सकती। वही वही तो हम जाके गड़बड़ कर रहे हैं। जहां अपनी बुद्धि को सबड्यू करना है मां के प्रति, जिससे आदेश लेने हैं उसको गद्दी पे बिठा दिया आदेश देने के लिए। दिलीप कुमार रॉय जैसे को, श्री अरबिंदो, जबकि इतना विकसित मन जो है, उसको ये कह रहे हैं यार अगर मन तेरा जो बुद्धि है वो अगर गुरु से नीचे है तब तो खैर गुरु अपनाने से मतलब नहीं है, और वो बराबर का है तो गुरु रिडंडेंट है। पर अगर गुरु तेरी समझ से ऊपर है तब कौन किसको क्या बात कह रहा है ये भी तो देखो। समझदारी ये है कि हम इस चीज को समझ पाएं और ये खुद पे अपने बीइंग पे क्वेश्चन कर पाएं, तो मुक्ति है, नहीं तो ये हार्म तो हो ही सकता है। ओनली हार्म फिलोसॉफी का क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे जाने की बजाय आइडियाज से क्लिंग करे। पर अब ये कौन बताएगा, उसको तो ये पता चल महसूस होगा कि मेरे को तो एक्सपीरियंस हो रहे हैं। भाई जब रविन्द्रनाथ टैगोर ये कह रहे हैं मेरे को निर्वाण की अनुभूति हो गई, इनसिंसियर आदमी नहीं, यहां आके एक बहुत बड़ी समस्या है। तो व्यक्ति जो इसके पीछे जाता है, एक्सपीरियंसेस के पीछे, मन में कहीं ना कहीं रहती है एक्सपीरियंसेस की, तो वो कहता है चलो इस पद्धति से जाते हैं, तो और गड़बड़ है। आप तो इसलिए जाते हो कि यू कैन नॉट डू अदरवाइज, वही आत्मा वाली वही बातें इसके अंदर आएंगी तो आप जा सकते हो। और कोई तरीका बताओ मेरे को, जो अपन ने बात करी थी उसके अलावा, देविका जी जो अपन ने बात करी थी अंतरात्मा की जो एक की, उसका टेक्सचर क्या होगा, उसके अलावा कोई भी तरीका बताओ कि माइंड योजना से कैसे बच सकता है। अपने से परे की वर्किंग तो नहीं ला सकता, वो तो अपनी खुद के दायरे की तो ले आएगा और सूक्ष्म कर देगा, रिफाइन कर सकता है, बहुत सूक्ष्म कर, सटल कर देगा। इससे परे के तत्व को कैसे लेके आएगा, है ना समस्या ये। यहां आके हमारे सामने ये समस्या आ जाती है। अच्छा, अब इसमें एक था तत्व विचारक, पूर्व और पश्चिम। ये कहाँ से? ये दूसरा भाग है श्री अरबिंदो का, जो हमारा 28वां वॉल्यूम है। लेटर से? हाँ, 28वां वॉल्यूम है ये, तत्व विचारक, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, इनमें अंतर क्या है। मैं आपको इसका टेक्सचर इसलिए देना चाह रहा हूं क्योंकि ये आपके वेरी फ्रेमवर्क को क्वेश्चन में ले आता है। इनसिंसियर नहीं है पश्चिम का तत्व विचारक। तत्व विचारक मतलब जो तत्व का विचार करता है कि तत्व मतलब क्या है, रियलिटी क्या है, उसका विचार अगर पश्चिम की मानसिकता करेगी तो ये तो है नहीं कि उसके ब्रेन के अंदर केमिकल्स इधर उधर काम करते हैं।
आप ब्रेन का एनालिसिस करके ये चीज नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ज्यादा भयंकर सूक्ष्म चीज है ये तो। इसको तोड़ के कैसे चले जाओगे? Proofs देखते हैं। अप्रोच इन दोनों के अंदर 28वें वॉल्यूम में है। यूरोपीय तत्व चिंतन, यहां तक कि उन विचारकों में भी यूरोपीय की बात कर रहे हैं जो ईश्वर अथवा निरपेक्ष के अस्तित्व और स्वभाव को सिद्ध करने या समझाने की चेष्टा करते हैं, उनमें भी जो मेटाफिजिशियंस ईश्वर को भी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खंडन नहीं, क्या कह रहे हैं? ईश्वर अथवा निरपेक्ष की ऐसी कोई एब्सोल्यूट सुप्रीम कोई कॉन्शियसनेस है। अगर यूरोपीय चिंतन, यूरोपीय थिंकिंग उसको प्रूव भी करने की कोशिश करे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। यूरोपियन मेंटेलिटी यदि ईश्वर को और निरपेक्ष के अस्तित्व और स्वभाव को सिद्ध करने या समझाने की चेष्टा करते हैं, तो अपनी पद्धति और परिणाम में बुद्धि के परे नहीं जाता। कौन? यूरोपीय तत्व चिंतन। अपनी पद्धति और परिणाम में बुद्धि के परे नहीं जाता, इसलिए आप जो चेतना की और की बातें कर रहे हो वो पद्धति बुद्धि की है, और इसलिए उससे जो परिणाम निकलने वाले हैं वो भी बुद्धि के हैं। पद्धति जो है वो भी बौद्धिक है, परिणाम है आपकी सब आध्यात्मिकता, सारे साक्षात्कार, सारे बौद्धिक हैं। इस अप्रोच में यूरोपीय तत्व चिंतन अपनी पद्धति, ये बीच का छोड़ दो, डैश के बीच बीच का, यूरोपीय तत्व चिंतन अपनी पद्धति और परिणाम में बुद्धि के परे नहीं जाता। यहां है प्रॉब्लम। इसलिए आप कितना भी ऊंची उड़ान भरो, ये आपको वो सत्य का शब्द, वो डिलीवरिंग चीज नहीं ला सकता। इसी तरीके से जो व्याख्याता इवन श्री अरबिंदो के वर्क्स के साथ डील करते हैं, वो डीलिंग में ये फर्क आ जाएगा। यानी वो भी डील केवल बुद्धि के साथ। वो और करेंगे कैसे? और कैसे करेंगे? तो जो ईश्वर को प्रूव भी करना चाह रहे हैं उनकी बात है ये, इसलिए उनका प्रूव करना या खंडन करना कोई फर्क नहीं करता। यूरोपीय तत्व चिंतन वो कह रहा है ईश्वर की सत्ता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्धि की परे की चीज नहीं है, और वो उसका खंडन करता है तो भी फर्क नहीं पड़ता। और हम यूरोपीय से अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं कर सकते कि हम पूरे के पूरे उसी रंग में रंगे हुए हैं। यानी ये तार्किक रूप से वर्क कर रहा है। तार्किक की बात नहीं है, लॉजिक तो स्पिरिचुअल लॉजिक भी हो सकता है, तार्किकता गलत नहीं है। पर तार्किकता है कि आप पहले कोई चीज को स्वीकार करते हो, उन आधारों को तार्किक बुद्धि कौन से को आधार लेके चलेगी। इसलिए जो प्रत्यक्ष वाला आधार किसको लेके चलेगा? भौतिक तत्व को। और स्पिरिचुअल व्यक्ति कोई ब्लास्टेड आउट ऑफ माइंड नहीं होता। इसीलिए उसको ये कहा, दिलीप कुमार रॉय को, कि यार तेरे को रसेल के प्रेमिसेस मानने की जरूरत ही क्या है? रसेल तेरे जैसे कोई मडलर अब नहीं है माइंड के अंदर, कि 20 एक दूसरे से अंतर विरोध के विचार अपने दिमाग के अंदर रखता हो। वो जिस आधार पे चलता है उस आधार के निष्कर्ष पे पहुंचता है, पर तेरे को वो आधार मानने की जरूरत नहीं है ना। यही भाषा में तो यही कही जा सकती है। एक्चुअल जीवन में आप जब योग अपनाओगे तो बताई जा सकेगी कि इसकी पेचीदगियां क्या हैं, उससे पहले नहीं बताई जा सकती। बताई जा सकती तो ये मैनुअल लिख देते सबके लिए, ये तो बात क्या थी फिर बाद में। परंतु परमोच्च सत्य को जानने में बुद्धि असमर्थ है, असमर्थ है। पर उसी से तो हम सारे कोशिश कर रहे हैं, और ये कहे कि नहीं मैं वो काम नहीं कर रहा। इसीलिए पहले अपन ने वो स्थापित किया कि अंतरात्मा की क्या बात होएगी, वो टेक्सचर पहले टच करते हो, मतलब रेफर किससे करोगे बार 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 बार? नहीं तो रेफर ही किससे करोगे? वह केवल सत्य की खोज करने और स्वयं उस वस्तु को नहीं अपितु उसके आंशिक रूपों को पकड़ने और उन्हें एक साथ जोड़ने के प्रयास में संलग्न रह सकती है।
एक एक शब्द इसका कीमती है। मन सत्य को नहीं प्राप्त कर सकता, वह केवल किसी पूर्व निर्मित मूर्ति को बना सकता है जो सत्य को प्रकट करने की चेष्टा करती है, अथवा वह मूर्तियों का एक समूह तैयार कर सकता है। फंडामेंटली ये इनकेपेबल है, ये नहीं कर सकता। तो हमको एक दूसरे डायमेंशन में प्रवेश करना पड़ेगा, और उसका तरीका वही है। माँ को आप ये कहते हो आई कैन नॉट डू अदरवाइज, आपके लिए मैं हूं, प्रस्तुत हूं, आप मेरा जो कर सको सो करो। उसमें आप ये नहीं कह के आ सकते कि मेरे को तो यही करवाओ और वो ही करवाओ, ये कैसे हो सकता है? वो तो आप मूर्ति अपनी पहले वाली लेके आ गए हैं माँ के पास। इनफैक्ट तो भी लेके आता है, आपका साइकिक तो ऑफर कर देता है, सेंट्रल पार्ट ने सरेंडर कर दिया पर डिटेल नहीं हुआ, वो साधना है। इसीलिए यूरोपीय चिंतन के अंत में बराबर ही अज्ञेयवाद का होना अनिवार्य है। अज्ञेयवाद मतलब एग्नोस्टिसिज्म, मैं नहीं जानता। अल्टीमेटली आप उसको अगर प्रेस डाउन करोगे, वो उसको कैसे उतार के लेके आएगा, इसलिए जिसको प्राप्त हो जाता है वो कृष्ण प्रेम की, जैसे वो ट्रेन के अंदर वो इंग्लिश लेडी थी, बहुत गालियां निकाली, बहुत ज्यादा, कि तेरे को क्या मिला हमको अपमानित करके, तेरे को शर्म नहीं आती, अच्छी कद काठी, अच्छा ये। अब तो खैर वो वाली बात नहीं है, जो उस समय थी, उस समय तो उसको वो रोक नहीं पाई अपने आप को, जो गालियां निकाल सकती थी उसने निकाली। और फिर बाद में कहती तेरे को मिला क्या ये सारा काम करके, नीच। तो उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी विग्रह निकाला ठाकुर जी का, कि मैडम मेरे को ये मिला, और ऐसे खुश हो गए इस बात के ऊपर। आप इस चेतना को कभी टच नहीं कर सकते, आप तो शक्ति में आ जाओगे। संसार आपको कहेगा तो आपको भी लगेगा देखो इसके पास तो ये नहीं है, इसके पास तो, बच्चे के पास तो ये वाली बात नहीं है। आप तो ऑलरेडी खैर तैयारी ही नहीं कर रहे उस चीज की, सख्ते में आ जाओगे, कह पाओगे कि आत्मा की ताकत है, वो कहेगी मैडम ये मिला मेरे को। मैडम को थोड़ी समझ में आया होगा, मैडम तो जल भून गई होगी बेचारी। पर इन इसलिए आप किसी को न तो कन्विंस कर सकते, ना आप इसको समझा सकते। क्या लगा होगा मैडम को समझ में आ गया, हाँ इसको कृष्ण जी मिल गए, ये बात समझ में आई उसके? वो तो जिस लेवल पे नाराज हुई, कैसा नीच आदमी है, कितनी उसने बाद में गालियां या जो भी रही होगी उसके। अब ये दो चेतना है ना, कृष्ण प्रेम को एक जानती थी, और बाद में कहती थी बेचारे के साथ एक जो है ना सिर पे इसके चोट आ गई थी, उसके बाद ये पागल हो गया। अब देखो बेचारा कैसा राइजिंग स्टार था, इतना जबरदस्त शार्प था ये, शार्पनेस तो थी। देख बेचारे के साथ क्या हुआ। अगर ये जगत का वर्णन इस तरीके का है, तो भारत इसको जान गया था, इसलिए गुरु की शरणागति, गुरु की शरणागति, शरणागति, शरणागति एकदम। अगर ये नहीं है तो केवल निरंकुशता है, आपके पास सत्य नहीं हो सकता। मतलब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। राक्षसों को पता चल जाता था कि देवताओं ने गुरु का अपमान कर दिया, तो कहते चढ़ाई कर लो, अब इनके पास क्या है, अब क्या है इनके पास, अब कुछ नहीं है। तो हम तो सारे दिन क्वेश्चन करते हैं, हम तो सारे दिन क्वेश्चन, इसलिए हम ये हमारे पास वो पावर नहीं है। इसमें हम आगे चलेंगे और इसको अब पढ़ेंगे, अभी तो समय हो गया हमारा। ठीक है, ये अनिल जी, क्यों मैं ये सारी चीज को ट्रेस कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पूरे फैब्रिक को टच करना चाहता हूं मैं। हाँ, वो क्योंकि स्ट्रक्चर ही इस तरह का है, इसलिए बहुत जरूरी है उसको इस तरह से देखने के लिए। स्ट्रक्चर को जो है अपने को, अपना निर्माण ही ऐसा हुआ ये हुआ है, क्या कर। पंकज जी मैं कुछ हाँ कहना चाह रहा था। हाँ, रविकांत जी। तो वो आप जो ना वो टॉक जो है वो अपलोड ही नहीं करते हैं, शाम तक वेट करना पड़ता है, हम सुबह के टाइम या दोपहर में खाली होते हैं तो हम सुन लिया करें। तो ये नहीं, पिछले अपलोड तो कर देते हैं रविकांत जी। अपलोड तो सुबह ही क्लास के 15-20 मिनट बाद में हो जाती है वो। नहीं तो वो हमारे सिलेक्शन वाले ग्रुप में तो आप नहीं डालते ना। हाँ, वो उसमें वो मैं विवेक को मैंने पहले 2-3 दिन पहले कह दिया, मैंने कहा रविकांत जी को हेल्प करना सब्सक्राइब करने में, तो जैसे ही अपलोड होगी, जिस मोमेंट होगी आपके मोबाइल पे आ जाएगी। तो ये है ना कि जैसे कल की भी शायद मेरे ख्याल से सिलेक्शन वाले ग्रुप में अपलोड नहीं हुई है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ,
जी, क्योंकि आज भी मेरे को कनेक्टिविटी में दिक्कत आई, फिर मैंने पुराना वाला लिंक निकाला, उससे जुड़ा हूँ। 45 मिनट बाद मैं आज कनेक्ट हुआ हूँ। अच्छा, और दूसरी नहीं बात नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि बिल्कुल, जो आपने ये अंग्रेजी का पीडीएफ 6 पेज का भेजा था, हाँ, इसका हिंदी अनुवाद नहीं है ना? जितना होगा उतना तो है, वो डेफिनेटली उसका इकट्ठा करके हम आपको भेजेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, बाकी वो मैं विवेक को मैंने कहा था, वो आपसे संपर्क करेगा। ठीक है सर, ठीक है रविकांत जी। थैंक यू। बाकी ये जो चर्चा चल रही है आप ये समझ पा रहे हैं, पर आप तो कह रहे लेट जुड़े थे आप। मैं लेट जुड़ा था, कल की भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कायदे से सुन नहीं पाया। ठीक ठीक, हाँ, क्योंकि अगर इन मुद्दों की बात नहीं करें तब तो फिर बाद में जिस घटक के हम बने हैं, उन जिन कंपोनेंट्स के बने हैं, अगर उसको नहीं समझे तो उसके ऊपर जो चीज बनने वाली है वो नहीं समझ सकते। ये मैं पिछले 3 दिन की टॉक सुनूँगा दोबारा ठीक से। है रविकांत जी, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको जहां भी कोई हो, बेहिचक जो है ना, आप विवेक से फोन कर लिया कीजिए कि उसके पास सारी चीज है अब। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। और आपके लिए मैंने पहले ही उसको कहा था कि रविकांत जी को हेल्प करना। समझ गया मैं आपको। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं और कल मिलते हैं। जय श्री माँ।